आइए कक्षा 10 का अंशाल पेपर सेट जो है सॉल्व करके मैं समझाता हूँ। ये सेट है 2024 का, पिछले वर्ष का 2024 का 822 IA। तो ये सेट को मैं पूरा जो है हल करके बताऊंगा। क्योंकि मैंने कुछ प्रश्न हल किया था रफ में जो है कॉपी में, तो मेरा वीडियो थोड़ा डिलीट हो गया है लगभग 1.5 घंटे का। तो ये रफ में मेरा वही जो मैंने लिखा था समझाया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसी से मैं दोबारा समझा देता हूँ। फिर 22वें के घ नंबर के प्रश्न से आगे अभी नहीं बनाया हूँ, तो उसको मैं आगे लिखकर ही समझाऊंगा। अगले जितने भी सेट मैं करूँगा उनमें सबका पूरा समझाऊंगा लिखकर, मतलब ये लिखा है पहले से, तो वो वीडियो डिलीट हो गया है इसलिए, ठीक है ना। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है ना। पेपर 2 भागों में बटा होता है, खंड आ और खंड बा में। तो खंड आ में जो है जो प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस होते हैं और उनको OMR सीट में भरना पड़ता है। और खंड बा कॉपी मिलती है तो कॉपी में उसको हल करना पड़ता है। तो जो बहुविकल्पी मल्टीपल क्वेश्चन है सीरीज में, उसमें जो OMR में भरना पड़ता है वो कंप्यूटर से चेक होंगी, और जो खंड बा के प्रश्न हैं वो अध्यापकों के माध्यम से जो है चेक होती हैं, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो ये देखिए, ये मैंने एक वृत्त खींचा है यहाँ पर जिसका केंद्र O है। बाह्य एक बिंदु लिया है P, पहले से यहाँ पर एक बाह्य बिंदु ले लिया है P। अब P से हमने इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची, PQ और PR। अब बताइए क्या तीसरी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? जिसे यहाँ से खींचेंगे तो वृत्त से काट के जाएगी, या इधर चाहे जहाँ खींच रहे स्पर्श नहीं करेंगे। तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, मतलब वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु ले लें तो वहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। तो यहाँ पर जो है इस विकल्प का कौन सा सही है? B नंबर का ये सही है। बी नंबर का 2, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त पर अधिकतम, ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न है, बिंदु 7, 3 को y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। y अक्ष से अगर दूरी पूछे तो x का मान लिख देना है आंसर में। अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान लिख देना है। कैसे समझा के देखिए बताता हूँ। ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। तो जिसे मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो हम x अक्ष में कितना है हमारा बिंदु क्या है? 7, 3। भुज का मान 7, कोटि का मान 3 है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दूरी ले लेंगे। और कोटि में कितना लेना है? 1, 2, 3, ये यहाँ तक 3 कोटि y अक्ष में ले लिया। तो ये कह रहा है y अक्ष से इस बिंदु की कितनी दूरी है? तो y अक्ष तो हमारा ये है, ये वाला y अक्ष है। तो कितनी दूरी है? यहाँ से 7 दूरी है, अर्थात इस बिंदु की दूरी 7 मात्रक है। 7 मात्रक, ठीक है ना। तो मात्रक वात्रक चूँकि विकल्प में लिखा नहीं है इसलिए हम मात्रक नहीं केवल 7 बस लिखेंगे। तो इसका दूसरे का C वाला विकल्प सही है इस तरह से। तो हमें OMR सीट में C को पूरा काला कर देना है इस तरह से, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न है, यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा तो cosec थीटा का मान होगा, ठीक है ना। cosec थीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने तीसरा प्रश्न हल किया है पहले से। तो मैंने बताया ना कि वीडियो डिलीट हो गया था इसलिए ये प्रश्न पहले से हल है। अगले वीडियो में हल करता हुआ दिखाऊंगा पूरा। P sin थीटा समझ में आना चाहिए, हो गया। P sin थीटा बराबर Q cos थीटा दिया है, हमें मान पूछ रहा है cosec थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, cosec का पूछ रहा है तो cosec में कौन सी सर्वसमका के साथ, जिस 3 सर्वसमका होती हैं, क्या होती हैं त्रिकोण 3 सर्वसमका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी ये सवाल में ध्यान दीजिए, सर्वसमका मैं जो बता रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिए, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी होती है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा। तो चूंकि हमें कासेक का मान ज्ञात करना है इसलिए हम यहाँ पर इसको काट में बना लेते हैं। तो साइन को कास के बटे में ले जाएंगे। नहीं, अगर tan सेक का मान पूछता तो फिर कास को साइन के पदों में बटे में ले आते, ठीक है ना। तो हम यहाँ कास बटे साइन कर लिया और Q को P के बटे में ले गए। तो कास बटे साइन बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। और P बटे Q, तो कॉट थीटा का मान कितना हो गया? कॉट थीटा का मान इम्प्लाइज दैट लगा के कॉट थीटा का मान P बटे Q, ये हो गया। चूँकि हम जानते हैं अभी जो मैंने सर्वसमका बताई, हम क्या जानते हैं, ये सर्वसमका हमारी तीसरे नंबर की है।
1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासिक स्क्वायर थीटा। हमें कासिक थीटा का मान निकालना है, तो कासिक से वर्ग हटा के इधर लगा देंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। तो इस पद को उठा के इधर और कासिक थीटा को इधर कर दिया। अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और काट थीटा का मान p/q है, तो p/q का होल ऑफ स्क्वायर, तो दोनों का होल ऑफ स्क्वायर है तो p का स्क्वायर q का स्क्वायर दोनों का अलग अलग हो गया। लघुत्तम ले लेंगे, एक का बट लगा के यहाँ एक में और यहाँ क्यू स्क्वायर, तो एक का क्यू स्क्वायर का लघुत्तम कितना क्यू स्क्वायर। या सीधे ऐसा समझिए कि जिसमें बटा ना हो तो बटे वाली संख्या का जो हर होता है उसका सीधे डायरेक्ट इसमें गुणा कर दिया जाता है। तो क्यू स्क्वायर का एक में गुणा कर दिया तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का वर्गमूल आएगा नहीं क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। क्यू स्क्वायर सिंगल पद है अकेले बटे में, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा क्यू। तो कासिक थीटा यहाँ लिखते रहेंगे, कासिक थीटा बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू। तो इसमें ये कासिक थीटा का मान होगा। तो कौन सा विकल्प सही है, इसका विकल्प जो है देखिए, तो इसका कौन सा विकल्प सही है, ये बी वाला विकल्प सही है। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे, सॉरी बी नहीं, ए ये क्यू है ना बटे में, यहाँ पे देखिए। हाँ ठीक है, ए वाला विकल्प सही। अगला प्रश्न है, देखिए अगला, tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश डॉट डॉट tan 88 अंश, tan 89 अंश, ये प्रश्न ये हुआ है यहाँ पे का मान होगा। तो इस तरह tan 1 अंश से tan 89 अंश कहीं भी लिखा हो ना तो उसका मान क्या होता है, सदैव 1 होता है। इसका विकल्प डी सही है। कैसे 1 होता है समझा के बताता हूँ। यह काट 1 अंश से काट 89 अंश तक लिखा है तो उसका भी मान 1 ही होता है, ठीक है ना। चाहे tan या काट कुछ भी लिखा हो 1 अंश से लेकर 89 अंश तक तो उसका मान 1 ही होता है। जैसे यहाँ पे समझा के बताना है, tan 1 tan 2 tan 3 डॉट डॉट tan 88 tan 89 अंश, ऐसे लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है जी, अब हम tan 1 अंश को लिख सकते हैं tan 90 ऋण 89, क्योंकि 90 में 89 घटाएंगे तो एक आया लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर tan 2 अंश को लिख सकते हैं, ये तीर का चिन्ह मैंने लगाया था इस तरह। tan 2 अंश को लिख सकते हैं 90 ऋण 88 अंश, 90 में 88 अंश घटाएंगे तो कितना 2 ही तो आएगा, तो tan 2 अंश ही लिखा है। ऐसे tan 3 को लिखेंगे, ऐसे tan कहाँ तक लिखेंगे इसको, tan 44 अंश तक ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक है ना। tan 45 अंश को नहीं लिखेंगे क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1। फिर tan 46 से लेके tan 89 तक यहाँ लिखते रहेंगे, ठीक है ना। tan 46 से लेके tan 89 तक यहाँ लिखते रहेंगे, ठीक। अब इसके बाद 90 के काट tan बदल जाएगा काट में, तो काट थीटा की जगह 89, तो काट 89 और ये tan 89, तो काट 89 को लिख देंगे 1/tan, क्योंकि काट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो काट 89 को लिख दिया 1/tan 89 और ये tan 89 यहाँ तक लिखते रहेंगे, तो ये tan 89 से tan 89 कट जाएगा। ऐसे यहाँ tan 2 वाला बनेगा 1/tan 88, क्योंकि tan 90 ऋण 88 को लिखेंगे, 90 का tan हो जाएगा काट में, तो काट 88, ठीक है। काट 88 अंश ये ऐसे हो गया, काट 88 को 1/tan 88 और tan 88 यहाँ था ही, तो आंसर से tan 88 कट जाएगा। इसी तरह 1/tan 87 यहाँ से, 1/tan 87 यहाँ से आएगा, tan 1/tan 86, 1/tan वो यहाँ tan 86 आएगा। इस तरह सब कट जाएगा, यहाँ tan 45 बस बचेगा, तो tan 45 का मान क्या होता है 1। इस तरह बताया था कि 1 आंसर होगा इसका। अगला 5वां प्रश्न है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा द्विघात समीकरण लिखा है इसके मूल बराबर है। जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो उसके विविक्तकर का मान 0 होता है। विविक्तकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर ऋण का q। चूँकि यहाँ पे क्या भाषा लिखेंगे, चूँकि द्विघात समीकरण इसके मूल बराबर है इसलिए विविक्तकर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान उठा के रखेंगे 5, 5 का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मान कितना है 3 और c का मान है ऋण q। तो 5 का वर्ग 25 हो गया, तो 4 3 12 ऋण का गुणा धन, तो 12q, ठीक है ना। अब हमें q का मान निकालना है तो 25 को उठा के इधर ले जाएंगे 0 की तरफ, तो ये ऋण 25 हो जाएगा। 12 गुणे में है q के, तो 12 बटे में चला जाएगा q के,
तो ऋण 25/12। तो ये पांचों प्रश्न का आंसर है ऋण 25/12। तो इस तरह से ये ए विकल्प सही होगा, ऋण 25/12। ठीक है ना। अगला 6वां है समांतर श्रेणी -62 -59 डैट डैट से 7, 10 का 11वां पद होगा। तो किसी समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, a + n - 1 × d, जहाँ a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार्वधातर उस समांतर श्रेणी का। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखेंगे, श्रेणी लिख लिया, प्रथम पद a बराबर ऋण 62 लिख लिया। ठीक है, ऐसे ये माइनस हमने a बराबर 62 लिख लिया। -59 में से -62 घटाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो ये प्लस का 62 हो गया, ऋण का 59, 62 में 59 घटाएंगे तो 3, तो सार्वधातर d का मान कितना आ गया, सार्वधातर d का मान आ गया 3। हमें यल अंतिम पद की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो अब हम समांतर श्रेणी का n वां पद या तो tn से व्यक्त करते हैं या तो an से, दोनों में से किसी से, चाहे tn लिखें चाहे an लिखें। अब हमें चूंकि कौन सा पद निकालना है, 11वां। ठीक है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर यहाँ पर 11 लिखेंगे क्योंकि 11वां पद निकालना है। तो हमने लिख दिया है समांतर श्रेणी के n वां पद का सूत्र, an बराबर a + n - 1 × d। तो n का मतलब 11वां पद निकाल, तो जहाँ यहाँ n लिखा तो दो जगह 11 11 लिख देंगे। और यहाँ पर प्रथम पद ऋण 62 है, धन 11 ऋण 1 गुणे d का मान सार्वधातर मान 3 है। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये 11वां पद आ जाएगा। 11 में से 1 घटाएंगे 10, 10 में 3 का गुणा करेंगे 30, 30 धन का है, 62 ऋण का है, तो 30 में से 62 घटा देंगे, ऋण का 32। तो इस तरह से 11वां पद हो जाएगा -32। तो ये कौन सा विकल्प सही है 6वें का, ये बी वाला विकल्प इसका सही है, -32। ठीक है। अगला 7वां प्रश्न है, यदि PE बराबर 0.05 तो PE नहीं है, ई लगा के ऊपर ऋण लगा हो, मतलब बार लगा हो, तो PE नहीं है, प्रायिकता नहीं है, मतलब का मान होगा। तो हम सूत्र जानते हैं इसमें 7वें सवाल में, आगे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है, एक सेकंड रुक जाएंगे। हाँ, ये 7वां यहाँ पे है। हम जानते हैं PE मतलब घटना की प्रायिकता, PE का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्लस PE बार, इसका मतलब जो घटना नहीं घट रही उसकी प्रायिकता, मतलब घटना ना घटने की प्रायिकता, ऐसा नहीं। तो PE + PE बार का मान होता है, दोनों का जोड़ के 1 होता है, ये सूत्र है, लिखा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब हम PE का मान दिया है 0.05 प्लस PE बार बराबर 1, तो हमें PE बार का मान निकालना है, मतलब इसकी प्रायिकता नहीं घट रही, इसमें निकालना है। तो हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, 1 में से 0.05 घटाएंगे तो 0.95 ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। तो 7वें का कौन सा विकल्प सही है, ये डी वाला विकल्प सही है, 0.95। अगला 8वां प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यदृच्छया निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो लाल गेंदें 3 हैं और काली गेंदें 5 हैं। एक गेंद निकालना है और वो एक गेंद क्या हो, वो एक गेंद जो है लाल हो। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, लाल गेंदें 3 और काली गेंदें 5, तो पहले जोड़ लेंगे दोनों को, कुल प्रतिदर्श समष्टि में निकाल लेंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे लाल गेंदें 3 है, रेड और ब्लैक है 5, तो कुल प्रतिदर्श समष्टि मतलब S बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा S का मान। तो लाल गेंद की प्रायिकता कितना, घटना बटे प्रतिदर्श समष्टि 3/8, यही आंसर है। 3/8 पहला विकल्प सही है इसका। अब अगला प्रश्न है, चित्र में DE भुजा BC भुजा के क्या है, समांतर है, तो CE की माप ज्ञात करिए। इसकी माप निकलवा रहा है CE की। ठीक है, CE की माप कितनी होगी ये निकलवा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे चित्र बना रखा है। अगर ये भुजा DE और BC आपस में समांतर है तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC दोनों क्या होंगे, समरूप।
क्यों? क्योंकि डी ई भुजा बी सी भुजा समांतर है और इनको तिर्यक रेखा ए सी और तिर्यक रेखा ए बी काट रही हैं। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब ये कोण ई कोण सी के बराबर होगा और कोण डी, ये जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, कोण बी के बराबर होगा। तो अगर दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है ना? तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या होंगे? समरूप। छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है ना? ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। मतलब ए डी, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ए डी, बड़े वाले की ए बी, तो ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। ठीक है ना? अब हम ए डी का मान रख देंगे, 1.3 दिया है प्रश्न में, और ए बी का मान कितना दिया हुआ है? ए बी का पूरा नहीं दिया हुआ है, ए डी का दिया है और बी डी का दिया है। तो ए बी का हमें लिखना है, तो ए डी और बी डी जोड़ देंगे तो पूरा ए बी आ जाएगा। तो 3.9 में 1.3 जोड़ देंगे तो कितना? 5.2 हो जाएगा। तो इसका मान रख दिया। ए ई का मान 1.5 दिया है और ई सी का ही मान पूछ रहा है, तो ये ए सी है लिखा है, ई सी नहीं लिखा है। तो ए सी को हम लिख लेंगे ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। ठीक है ना? ये ऐसे लिख लिया। अब हमें किसका मान चाहिए? ये ई सी या सी, दोनों में से चाहे जो कुछ कहिए, चाहे ई सी कहिए चाहे सी कहिए, इसका मान हमें चाहिए। ए ई का मान दिया हुआ 1.5, तो हमने 1.5 रख दिया, इसको काट दिया, 13 चौको 52, एक एक अंक बाद दशमलव हटा दिया, तो ऊपर अंश में 1 हर में 4, तो 1/4 इधर हो गया। इसका कर देंगे तिर्यक गुणा, 4 का इधर 1.5 में कर देंगे, तो 1 में गुणा करेंगे तो 1.5 भाई सी ई बराबर 15 चौको 60, 15 चौको 60 का मतलब 6.0, 6.0 का मतलब 6 ही होता है। 1.5 को उठा के दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा 1.5, तो 6.0 में 1.5 घटाएंगे तो इसको उधार देगा 6, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, तो सी ई का मान हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा विकल्प सही है इस प्रश्न का? 9वें का ये डी वाला विकल्प इसका सही है, 4.5 सेंटीमीटर, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है? अगला 10वां प्रश्न है। चित्र में त्रिभुज एम एन एल चित्र में त्रिभुज एम एन एल तथा पी क्यू आर में कोण एम बराबर कोण क्यू, मतलब कोण एम 70 अंश है और कोण क्यू भी 70 अंश है, तो दोनों बराबर है, ये दिया है। एम एन का मान 3 है, एम एन का मान 3 है, एम एन का मान 3 है और पी क्यू का मान क्यू आर का मान 3 है, ये 70 अंश है। ठीक है ना? तो ये संगत कोण और ये संगत भुजा बराबर है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 4.5 है, ये 2 है, तो ठीक है ना? तो यहाँ पर ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ना, एक संगत कोण बराबर है, एक संगत भुजा भी बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे त्रिभुज, तो इसका सी विकल्प सही होगा। त्रिभुज एन एम एल और त्रिभुज पी क्यू आर, चूँकि ये कोण बराबर है। ठीक है ना? तो इस तरह से इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, इसी समझा दिया। ठीक है? अगला 11वां प्रश्न, 11 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे। 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा, तो 1/2 का मतलब 0.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए तो त्रिज्या हो जाएगी ऐसे। ठीक है ना? तो गोले का पृष्ठ पूछ रहा है, तो यहाँ पर डायमीटर डी बराबर 1/2 सेंटीमीटर, और डायमीटर को डी से व्यक्त करिए या त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं, तो 2 आर का मान 1/2 है, तो 2 का भाग दे दीजिए तो आर का मान 1/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो त्रिज्या हो गई 1/4 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठ एस बराबर, ये त्रिज्या 1/4 हो गई, गोले का पृष्ठ एस बराबर 4πr², 4πr² होता है गोले का पृष्ठ। ठीक है ना? तो 4π का मान, चूँकि आंसर हमारा इसमें अंशाल पेपर में पाई में ही आ रहे हैं चारों आंसर, तो हम पाई का मान रखेंगे नहीं।
1/4 यहाँ आर का मान रख दिया, तो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 4 से 16 को काट देंगे तो 1/16 मतलब पाई गुणे 1/16 का मतलब पाई का 1 में गुणा करेंगे पाई/4, एस का मान पाई/4। तो इस तरह से इसमें कौन सा विकल्प सही है, बी वाला विकल्प सही है। ठीक है, अगला 12वां प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उस एक वृत्त है केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो जो 30 अंश जितने भाग में 30 अंश का कोण बनाता है उसकी संगत चाप की माप क्या होगी। आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हम पहले वृत्त की पूरी निकालेंगे परिधि, वृत्त की पूरी निकालेंगे परिधि 2 पाई आर बराबर, तो 2 पाई आर का मान 6, 6 दूनी 12। अब हमें ए बी चाप का निकालना है, ये माप है निकालना है ए बी चाप, समझ रहे हो ना। तो यहाँ 30 अंश जितने में अंतरित होता है 30 अंश कोण, तो ए बी चाप क्या हो जाएगा, कोण जितना अंतरित हो रहा है उस चाप में बटे पूरे वृत्त का कोण, तो पूरे वृत्त में कोण 360 अंश का बनता है, और गुणे परिधि मतलब θ/360 गुणे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का मान हमने पहले से लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है ना, 2 पाई आर का ही मान है 12 पाई, तो कोण 30 अंश अंतरित हो 30/360, 0 से 0 को काट दिया, 3 से 36 को काटेंगे 12 और 3 को 1 से काटेंगे यहाँ पे 1/12 हो गया, फिर 12 से 12 कट गया, 1 गुणे पाई बचा, तो 1 का पाई में गुणा करेंगे पाई, तो ये इसका आंसर हो गया 12वें विकल्प का। ठीक है ना, तो पाई आ रहा है तो कौन सा विकल्प इसमें सही है 12 में, ये डी वाला विकल्प इसका सही है। ठीक है, अगला 13 नंबर का प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, यदि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तो पी क्यू की माप होगी। तो यहाँ पे ये है 13वां प्रश्न, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिख रहा है यहाँ पे प्रश्न, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू, हमने वृत्त पर एक बिंदु लिया पी, यहाँ पे पी, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा पी क्यू, ये इस तरह से ये इसको खींचा, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए स्पर्श रेखा पर अगर हम त्रिज्या को खींचते हैं केंद्र से त्रिज्या को, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर सदैव लंब होती है, तो यहाँ 90 का कोण बनेगा, कितने कोण बनेगा 90 का। ठीक है ना, फिर कह रहा है ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, ओ मतलब वृत्त का केंद्र से जाने वाली रेखा क्यू पर मिलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया ये ओ पी क्यू या क्यू पी ओ, कैसे त्रिभुज बनेगा समकोण, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर सदैव लंब होती है, तो इसका मान 5 है, और ये ओ क्यू का मान 12 सेंटीमीटर दिया है पहले से यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ओ क्यू का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की माप निकालना है, तो क्योंकि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और 90 के सामने भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यहाँ पे भाषा लिखेंगे इस तरह, चूँकि त्रिभुज ओ पी क्यू समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का वर्ग मतलब ओ क्यू का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब ओ पी स्क्वायर प्लस आधार पी क्यू स्क्वायर का वर्ग, तो ओ क्यू का मान 12 दिया है तो 12 का वर्ग प्लस ओ पी का मान 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 5 का वर्ग प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो 12 पर हम 144, 5 × 25, 25 को इधर ले आएंगे तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना 144 में 25 घटा देंगे तो कितना 119 हो जाएगा, पी क्यू का वर्ग घटाएंगे 119 में अंडर रूट लग जाएगा, इस तरह से पी क्यू का मान हो गया अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है 13वें प्रश्न में, ये डी वाला विकल्प सही है। ठीक है ना, ये वाला जो है विकल्प सही है। अगला 14 नंबर का प्रश्न, संख्या में 182 तथा 78 का मासा ज्ञात करिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब तो 182 के गुणनखंड कर लिया 2 × 7 × 13, 78 के गुणनखंड कर लिया 2 × 3 × 13। ठीक है ना, अब जो इनके गुणनखंडों में मिले उन्हीं को यहाँ लिख लेना है, तो 13 मिल रहा है तो 13 एक बार लिख लिया, ठीक है, और 2 मिल रहा है तो 2 लिख लिया, तो HCF मतलब 182 और 78 का HCF मासा 13 दूनी 26 हो गया, तो विकल्प इसका 14वें का कौन सही है, बी विकल्प सही।
अगला है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए आर का मान 3.5 दिया है, एच का मान 8.4 दिया है, तो वक्रपृष्ठ कितना होता है बेलन का 2 पाई आर एच। तो 2 पाई, क्योंकि पाई में हमारा आंसर आ रहा है, अभी दिखा रहा हूँ 2 मिनट बाद, पहले हल कर लेते हैं, इसलिए पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को पाई जैसे रखा रहने देंगे। 2 पाई आर का मान 3.5 और एच का मान 8.4। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, नहीं 3.5 में 2 का गुणा कर दिया, चाहे जिसका तीनों पहले कर लीजिए। तो 3.5 में 2 गुणा कर 35 दूनी 70, तो 7.0 मतलब 7, फिर 8.4 में 7 का गुणा कर देंगे तो 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। तो क्या कौन सा विकल्प सही हो गया हमारा? 15वें प्रश्न का डी विकल्प। 58 यहाँ दशमलव लगा है, दिख न रहा हो तो ध्यान से, यहाँ लगा है 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला 16 नंबर का प्रश्न है, पढ़ ही लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का कोण आर बराबर 4 और थीटा बराबर 60। तो यहाँ पर दिया हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 16 नंबर, आर का मान 4 दिया है और थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश दिया है। ये यहाँ पे मतलब ये पूरा त्रिज्यखंड निकालना है हमें, अरे ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? सूत्र थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है त्रिज्यखंड का, ठीक है ना। तो ए बराबर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ए से व्यक्त करते हैं, तो थीटा का मान 60 बटे 360, तो 60 से 360 को काटेंगे तो 6 आएगा और 60 को 60 से काटेंगे तो 1, तो 1 बटे 6 गुणे पाई आर स्क्वायर का मतलब 4 चौको 16। तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर बटे में आया 6, तो ये 16 पाई बटे 6, तो 2 से काट दीजिए 6 को, तो 3, 2 3 6, 2 8 16, तो 8 पाई बटे 3। तो ये हो गया उत्तर हमारा 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक जरूर लिखना है, ठीक है ना। तो ये 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका। तो कौन सा विकल्प सही है? सी वाला विकल्प सही है, 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए चाहे ऐसे पढ़िए, 8 बटे 3 पाई पढ़िए, चाहे 8 पाई बटे 3, जो मन हो पढ़िए, ठीक है ना। पढ़ने में कुछ नहीं, सही होना चाहिए पढ़ना बस। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। तो इसका विविक्तकर क्या होगा? विविक्तकर का सूत्र क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी पहले मानक द्विघात समीकरण से तुलना कर लेंगे इस द्विघात समीकरण की। तो मानक द्विघात समीकरण हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी तुलना कर इससे तुलना कर लेंगे, ठीक है ना। ये तो ए बराबर हमारा 1 है, बी बराबर 1 और सी बराबर माइनस का 1। तो विविक्तकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा होता है। तो बी का मान उठा के रख दिया 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए का मान 1 और सी का मान ऋण 1। तो ऋण ऋण का गुणा धन हो गया, यहाँ 4 में से 1 जोड़ेंगे 5। तो इसके विविक्तकर का मान कितना हो गया 5। 17वें प्रश्न का ये हमारा माइनस दिया था, -5 आएगा ही नहीं, तो मैंने इसको प्लस बनाया है यहाँ पे, ठीक है ना। गलत दिया था मतलब अंसाल में, तो इसका बी विकल्प सही है, ठीक है। अगला 18वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण 1 ऋण 4x धन 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा, ठीक है। तो मूलों का योगफल पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए हम पहले 1 ऋण 4x स्क्वायर धन 1 ऋण 4x धन 4x स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, इसको हम पहले 4x स्क्वायर को पहले माइनस 4x प्लस को 1 को बाद में, इसकी तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। तुलना करने के बाद a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1, ये हो गया। तो क्या करें, मूलों का योगफल ज्ञात करना है 18वें प्रश्न है ना। तो मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a, ये सूत्र होता है मूलों का योगफल का, ठीक है। अल्फा का मान, अरे हमें मूलों का योग ही निकालना है, तो माइनस बी का मान कितना -4, तो माइनस प्लस 4 हो गया, और ए का मान कितना है 4, तो 4 बटे 4 का मतलब 1। तो मूलों का योग कितना आया 1। इसका विकल्प जो है कौन सा सही हो जाएगा?
सी वाला विकल्प सही है, मूलों का योग 1 होगा। अगला 19वां प्रश्न है बहुविकल्पी का। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब समांतर माध्य। वर्ग अंतराल दिया है, इसका मतलब ये वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य है। तो हम पहले इसकी सारणी बना लेंगे इस पर टेबल में, ठीक है। ये यहाँ पे 19वां प्रश्न है। यहाँ पे ये वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 10 10 का अंतर है इसमें, 50 तक दिया हुआ है, 40 से 50 तक। फिर बारंबारता है 4 7 5 8 6 8 6 सॉरी। तो हम बारंबारताओं का योग निकाल लेंगे जिसको सिग्मा एफ बोलते हैं। तो इसका योग आया 30, सिग्मा एफ बराबर 30 आया। पद निकाल लेंगे, पद मतलब एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल के लोअर और अपर सीमा को जोड़ के 2 का भाग देना है। 0 धन 10 बटे 2 मतलब 5। लोअर सीमा अपर सीमा मतलब 10 धन 20 कितना 30 बटे 2 मतलब लोअर और अपर सीमा को जोड़ के 2 का समय भाग देना है। तो ये इस तरह 5 15 25 35 45 आ जाएगा। अब ये यक्स है और ये यफ है, तो यफ गुणे यक्स निकाल लेते हैं। तो 5 का 20 4 में गुणा करेंगे 20 आया, 15 का 7 में गुणा करेंगे 105 आएगा, 25 का 5 में गुणा करेंगे 125 आएगा, 35 का 8 में गुणा करेंगे तो 280 आएगा, 45 का 6 में गुणा करेंगे तो 270 आएगा। इस तरह से इस पूरी संख्या को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 800। ये जो 800 आया है इसे बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि योगफल ही क्या कहलाता है, सिग्मा। तो समांतर माध्य फिर निकाल लेंगे सीधे सूत्र में आके। समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है हमारा। सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 800, सिग्मा एफ का मान आया है 30। तो 1 0 से 0 काट दिया तो 80 बटे 3, अर्थात 3 से हमें भाग देना है। 3 से हमें भाग देना है 80 में। तो 3 से भाग देंगे तो 26.666 इस तरह आता रहेगा। तो हम लिख देंगे, 1 मिनट रुक जाइए यहाँ पे, 3 दूनी 6 3 6 18, हाँ सही है 26। तो ये 4 यहाँ पे गलती लिखा है, ये 26.66 होता रहेगा। तो छू ये ख़त्म नहीं होगा, अनंत बार होगा 6। तो यहाँ पर 6 6 न रख के 6 7 भी रख सकते हैं। 26.67 ये समांतर माध्य हो गया, ठीक है। तो इसमें अच्छा 26.7 दिया भी है विकल्प में कि नहीं दिया है, ये भी तो देखें। नहीं दिया है तो फिर 6 6 ही रहेगा। हाँ ये नहीं दिया 6, तो ये 26.66, तो ये बी विकल्प सही होगा, मतलब 7 नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ना दिया हो तो सवाल आता उससे लगाने को, तो हम 7 रख सकते हैं, कोई नहीं। तो चूंकि यहाँ विकल्प में नहीं है ही नहीं है तो इसी को रख देंगे 26.66। तो ये 6 ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये 19वां प्रश्न हो गया। अगला बहुविकल्पी का और अंतिम है विकल्पी का 20वां। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग पूछ रहा है। माध्यक का मतलब माध्यिका निकालना, तो कौन से माध्यक वर्ग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो निकालना बता देता हूँ। वर्ग अंतराल लिख लेंगे। तो ये वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक दिया है यहाँ पे। फिर यफ सिग्मा वो बारंबारता कितना दिया है, 8 6 10 18 6 लिख लिया। 8 6 सॉरी 10 नहीं 11 है, 8 6 11 18 6। फिर इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर इसको क्या कहते हैं, सिग्मा एफ, या इसी को एन बोलते हैं। चाहे सिग्मा एफ लिखे चाहे एन। तो जोड़ेंगे 49 आया। फिर इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो 8 को ऐसे लिख देंगे। फिर 8 में से अगर जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 में 11 जोड़ेंगे 25, 25 में 18 जोड़ेंगे 43, 43 में 6 जोड़ेंगे 49। संचयी बारंबारता का जो अंतिम संचयी बारंबारता आती है उतनी ही संख्या बारंबारताओं का योग होता है सदैव, याद रखिए, ठीक है। तो अब इस तरह से हमें क्या निकालना है, वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो n/2 निकालना पड़ता है, ये सूत्र में होता है, ठीक है ना। n/2 तो 49 बटे 2, मतलब 2 से भाग देंगे 49 में तो 24.5 आ गए, 24.5। अब इस संख्या को हमें संचयी बारंबारता में देखना है। तो यहाँ 14 है, यहाँ 25 है, तो 14 में तो हो नहीं सकता, 25 है, इसका मतलब 24.5 यहीं पर छिपा हुआ है कहीं। तो यहाँ पर 24.5 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सारणी का माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया, 20 30। इसलिए मैंने यहाँ से टिक कर दिया था पिछली बार लगाते समय, ये 20 30 ये होगा, ठीक है। तो इसका 20वें का बी विकल्प सही है, ठीक है।